अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सीख लें एंड थैंक गॉड कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 के फाइनली एंड वाले टॉपिक के ऊपर पहुंच चुके हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स इट सीम्स वेरी बोरिंग। कभी कभी इतना बोरिंग हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये लॉन्ग में आ रहा है या शॉर्ट में आ रहा है। ऑल्दो इसके तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि इस वीडियो की डायमेंशंस को थोड़ा सा अलग करके हम देखेंगे। एक तो हम इसमें एक्स्ट्रा डेरिवेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने एमकैट और ईकैट में जिन्होंने देना है। इसके अलावा अगर वो अपनी फील्ड इंजीनियरिंग में आगे प्रोसीड करते हैं तो फिर आपको कुछ ग्राफ्स का जो है वो पता होना चाहिए। ऑल्दो लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ड्राई है, तो उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने उसमें आर्ट का सहारा लिया है और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो जिसमें हमारे पास आर्ट और साइंस जो है वो दोनों इंक्लूड होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, विदाउट फर्दर अडू, हम जल्दी से चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने किस किस तरह की चेंजिंग लेके हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो टुडे टॉपिक इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो अंडरस्टैंड द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट। आपके पास जो है वो सबसे पहले एक सर्किट होना बहुत ज़रूरी है और सर्किट को जो है वो मैं इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके पास सबसे पहले दो पैरेलल प्लेट्स रख दी हैं कैपेसिटर की। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन्हीं दोनों पैरेलल प्लेट्स के साथ आपने इस सर्किट में रजिस्टर भी लगाना है। सो इन दोनों पैरेलल प्लेट के साथ मैंने सीरीज़ में रख दिया है जी रजिस्टर। फिर उसके बाद मैं इसी सर्किट के अंदर एक स्विच रख रहा हूँ ताकि ये स्विच जो है वो ऑन एंड ऑफ हो सके। तो ये स्विच भी मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जी बैटरी। बैटरी हमारे पास इस तमाम चीज़ को एनर्जाइज़ करेगी और आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइडेड करेगी। तो आपके पास ये बैटरी होना ज़रूरी है। तो अब हम इस पूरे सर्किट को जो है वो कर देते हैं क्लोज़। तो क्लोज़ में क्या कर रहा हूँ, मैं वायर से क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं ये सर्किट जो है वो रजिस्टर के साथ लगा रहा हूँ, उसके साथ एक तार जो है वो मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है। इसका दूसरा एंड जो है मैं आपके पास स्विच से कनेक्ट कर रहा हूँ इस वायर को, और फिर इसका ये एंड जो है ये बैटरी का एंड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके जो है वो मेन एलिमेंट्स हैं और आपने इनको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक और वायर भी जो है वो आपकी बुक में आपको नज़र आती है। ये वायर सिर्फ इसलिए है कि आपके पास अगर हैवी करंट इस बैटरी से आ जाता है तो आपके पास ये हैवी करंट जो है वो इस वायर में चला जाए जिसको हम ग्राउंड कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक ग्राउंडेड वायर है ताकि आपके पास हैवी करंट जो है वो यहाँ से जो है वो इधर चला जाए। इसके साथ साथ वैसे सेफ्टी के लिए आपने रजिस्टर भी लगाया हुआ है। रजिस्टर क्या करता है जी, करंट को लिमिट कर देता है। और ये आपके पास कैपेसिटर है। सिमिलरली ये आपके पास स्विच है और ये आपके पास बैटरी है। तो जब आपने चार्ज करना है तो आपने इस तरीके से जो है वो वायर्स को यहाँ पर लगाना है। अब चार्जिंग में होता क्या है बच्चे, आपको पता है कि आपके पास रैंडमली एक जो आपके पास कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के अंदर रैंडमली आपके पास नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी, मैंने कुछ नेगेटिव चार्जेस बना दिए और इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और सिमिलरली दूसरे प्लेट के पे भी ऐसे ही है। मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि जो आप कहते हैं कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया और दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे आ चुका है। तो ये रैंडमली जो है हमारे पास मेटल की प्लेट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। जैसे ही आप इस स्विच को जो है वो क्लोज़ कर देंगे, अब आपने ये स्विच को क्लोज़ कर दिया तो इसका ये मतलब है कि अब आपका सर्किट जो है वो क्लोज़ हो चुका है। बैटरी जो है वो करंट ड्रॉ कर रही है। चार्जेस जो है वो आपके एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर आएंगे। तो चार्जेस में बेसिकली हो क्या रहा है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं वो आर इन कंटिन्यूस मोशन होते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस एक जगह से निकलेंगे, यानी यहाँ से निकलेंगे। ये नेगेटिव चार्जेस इधर से मूव होते हुए, ये तमाम नेगेटिव चार्जेस इधर से मूव होते हुए आपके बैटरी के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये तमाम नेगेटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव से जब अट्रैक्ट होंगे तो बैटरी के अंदर आएंगे और नेगेटिव एंड से ये रिपेल भी होंगे। तो नेगेटिव एंड से ये रिपेल होके कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस की अबंडेंस हो गई। सिमिलरली ये वाला बैटरी का नेगेटिव एंड था, मैं इसको शो भी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से जो है वो चार्जेस निकले हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होके और इस पॉजिटिव से रिपेल होके दूसरी तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए, जिस तरीके से मैं रेंडमली बोलता हूँ कि वो वाले चार्जेस
जो कि वो वाली बैटरी का वो हिस्सा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और बैटरी का वो हिस्सा जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्जेस जो आ जाते हैं। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास विजुअली कि किस तरीके से चार्जेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करते हैं और एक प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ जाता है। अब जैसे ही आपके पास ये तमाम चीज़ इस तरीके की बन गई, इस तरीके का सिनेरियो हो गया, तो आपके कैपेसिटर ने चार्ज जो है वो स्टोर करना शुरू कर दी हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज मैं इक्वल यहाँ पे चार्जेस रख लेता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 7 वोल्ट की जो है वो बैटरी यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, या बल्कि इसको इवन कर देते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 8 वोल्ट की जो है यहाँ पर बैटरी यूज़ करता हूँ, तो रफली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर 8 पॉजिटिव चार्जेस, 1 2 3 4 5 6 7 और एक चार्ज हम और यहाँ पर रख लेते हैं, और इसी तरीके से ही 8 नेगेटिव चार्जेस आपके पास इसमें स्टोर होंगे। ये 7 8 ये मैं 2 चार्जेस मैंने और कर लिए, तो ये आपके पास जो है वो चार्जेस अब स्टोर हो चुके हैं। कैपेसिटर जो है वो आपका फुली चार्ज होना शुरू हो गया है। अब जब कैपेसिटर आपका फुली चार्ज होता है तो वो जो है वो यकदम फुली चार्ज नहीं हो जाता, बल्कि चार्जेस को टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए। तो ये ग्रेजुअली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब चार्जेस मूव करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू होता है। इसी चीज़ को हम आगे ग्राफ में भी चल के देखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आपने इसका समझ लिया है तो ये अब आपके लिए ईजी हो गया। तो अब आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है। अब हम चल के देखते हैं कि इसकी कर्व चार्जिंग की जो है वो कैसे बनती है। ओके जी, तो अब हम बात करने वाले हैं कर्व की, जो कि चार्जिंग का कर्व है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम रखा है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास चार्ज मौजूद है। जैसे ही आप कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं, जिसको अभी हमने प्रीवियसली सर्किट में देखा, तो आपके पास चार्जेस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स पे। ठीक है जी, जैसे ही टाइम आपके पास एक्स एक्सिस में जो है वो बढ़ता जाएगा तो आपके पास चार्जिंग भी जो है वो भी लीनियरली जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ आपके पास 2 कर्व दिखाए गए हैं क्योंकि आपके पास 2 पैसिव एलिमेंट्स इस सर्किट में यूज़ किया गया है। एक आपके पास रजिस्टर है और दूसरा आपके पास कैपेसिटर है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ यूज़ की हैं, मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर और डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स जिनके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके पास हैं, वो यहाँ पर आपको मिलती जाती हैं। तो जैसे ही आपको डिफरेंट वैल्यूज़ इन कैपेसिटर और रजिस्टर की मिल रही हैं, तो टुगेदर अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो इसके यूनिट्स जो हैं वो हमें टाइम के मिलते हैं। यानी RC को अगर हम साथ रखें तो ये हमें टाइम के यूनिट देता है, इसीलिए RC को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये टाइम के यूनिट दे रहा है, उसके लिए आप लोगों ने इसी चैप्टर की लास्ट एग्जांपल जो है वो देख लेनी है, वहाँ से RC आपके पास टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट आपके पास कितना आ रहा है, 0.63, और उस पर देखें एक कांस्टेंट लाइन मैंने ये डॉटेड लाइन शो की है कि ये एक कांस्टेंट लाइन है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल मतलब देखते हैं। इसकी थ्योरेटिकल रीजनिंग ये है कि कैपेसिटर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम चार्ज करते हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, उसकी जो लिमिट है वो 100% होती है। आपने कभी भी नहीं देखा कि आपका मोबाइल जो है वो सारा दिन जो है वो चार्जिंग पे लगा रहे, लेकिन वो आपके पास 101% होता हो। वो आपके पास 100% ही होता है, बिकॉज उसकी लिमिट है 100%। चाहे वो टाइम जितना मर्जी आगे जो है वो मूव करता रहे, चाहे वो 2 दिन या पूरा साल ही चार्ज पे क्यों ना जो है वो पड़ा रहे। इसी तरीके से कैपेसिटर की भी एक लिमिट है कि उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाए कि वो 100% चार्ज हो जाए। तो उसके ऊपर वो कहता है 0.63 अगर आपके पास चार्ज आ जाए तो ये आपके पास कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर कांस्टेंट लाइन हो जाती है। अगर आपने ऐसी वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटर और रजिस्टर यूज़ की हुई है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो जल्दी कांस्टेंट की लाइन पकड़ लेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो यूज़ हो रही है जिसकी वैल्यू स्मॉल है, तो वो थोड़ी देर से जो है वो कांस्टेंट लाइन पकड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट लाइन के ऊपर उसने अल्टीमेटली आ जाना है। अब बात करते हैं कि हमारे पास 0.63 जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बन गया, 0.63 जो है वो कैसे आ गया। तो 0.63 को समझने के लिए आपके पास ये राइट हैंड साइड पे डेरिवेशन जो है ये पड़ी हुई है। ये डेरिवेशन FSC में एज सच इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बाज़ बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि 0.63 टाइम्स चार्ज कैसे आ गया, तो हम उसी चीज़ को समझने वाले हैं और यहाँ पर मैंने उसकी डेरिवेशन जो है वो ढूंढ के आपके सामने रख दी है। इस तरीके का जो कर्व होता है जिसमें आपके पास जो है वो इस तरह की लाइन बन रही है, आपके पास पैराबोला, हाफ पैराबोला शेप बनती है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू होता है। तो उस तरह की लाइंस को या उस तरह के ग्राफ को आपकी ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो जस्टिफाई कर रही होती है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। इसको आपने याद रखना है, भले ये वोल्टेज का ग्राफ हो तो V = V0 1 - e की पावर t ओवर टोटल टाइम आ जाएगा।
अगर ये चार्ज का ग्राफ है तो इसमें Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर T ओवर कैपिटल T आ जाएगा, जिसमें Q जो है वो आपके पास एक्चुअल चार्ज है, Q0 जो है वो आपके पास यूनिट चार्ज है, जो एक चार्ज आपके इस कैपेसिटर के ऊपर जो वो आ रहा है, 1 क्वांटिटी है एज अ होल, जिसमें जो आपको यहाँ पर ये बता रही है कि किस रेट से जो है ये यूनिटी ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है। E आपके पास एक्सपोनेंटल है, T आपके पास स्मॉल t आपके पास वो टाइम है जिस रेट से वो बढ़ रहा है, और कैपिटल T आपके पास टोटल टाइम है जिस रेंज में आप इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने स्मॉल टाइम को टोटल टाइम के बराबर रखना है। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर कैपिटल T ओवर कैपिटल T। तो ये आपके पास कैंसिल हो के जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इसको और भी चीज़ कंफर्म कर देते हैं कि इधर आपके पास जो है वो पावर जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस T ओवर T हो जाएगा। तो जैसे ही ये कैंसिल होगा तो आपके पास यहाँ पर -1 हो गया। कैलकुलेटर पे E की वैल्यू जो है वो आप टाइप कर सकते हैं और उसकी पावर भी ले सकते हैं, तो आपके पास 0.37 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि एक्सपोनेंशियल के टेबल जो हैं, लॉगरिथम टेबल या एक्सपोनेंशियल टेबल्स आपको स्कूल टाइमिंग में जो है वो समझाए जाते हैं मैथ की क्लास में। इफ़ नॉट तो मैंने जल्दी जल्दी उसकी डेरिवेशन रख दी है ताकि आपको पता हो कि ये 0.63 कैसे आया है। यहाँ 1 से आप 0.37 जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास 0.63 टाइम्स द चार्ज आ जाएगा, जिसको मैंने वहाँ पर लिखा था। और अब आपको ये बात समझ में आ चुकी कि 0.63 टाइम्स चार्ज जो कि कांस्टेंट वैल्यू है कैपेसिटर की, यानी इतना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आएगा तो वो 100% जो है वो चार्ज हो जाता है। इतना चार्ज जो है वो कैपेसिटर के ऊपर आ जाए तो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो अब आपके सामने ये तमाम डेरिवेशन और आपके सामने कर्व भी जो है वो अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि अगर ये तमाम चीज़ मैं बड़ी जल्दी इसको ले गया हूँ तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये चीज़ FSC में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये MCAT और ECAT में चीज़ पूछी जाती है और बाज़ की बुक्स में भी ये डेरिवेशन आपको मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है और आप ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो आपको 100% चांसेस हैं कि आपको पूरे के पूरे जो है वो मार्क्स इसमें मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर द चार्जिंग कर्व एंड द चार्जिंग कांस्टेंट जो है, टाइम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है। अब हम आगे जाके देखते हैं कि डिस्चार्ज जो है उसका कर्व कैसे बनेगा। ओके जी, अब आपने जो है इसका कर्व देख लिया और उसके बाद आपने उसकी डेरिवेशन भी देख ली। अब हम इस तमाम चीज़ को जो है वो डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं। और डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास जो सर्किट है उसमें क्या होगा कि आप इस स्विच को जो है ये ओपन कर देंगे। जैसे आपने इस स्विच को ओपन कर दिया है तो बैटरी से आपका यहाँ पे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा कि अब बैटरी जो है वो आपकी कोई जो है वो कनेक्टेड नहीं है वायर्स के साथ। अब क्या हो रहा है, अब एक जो है वो टेम्प्रेरी सा कनेक्शन जो है वो बन गया है आपके पास इस स्विच का, और आपने जो ग्राउंडेड वायर की हुई है उसका, ये अब आपके पास जो है ये एक सर्किट बन रहा है। ठीक है, आप इसको बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, बहुत सारे टीचर्स जो है वो ये भी कहते हैं कि ये ग्राउंडेड वायर जो है ये आपने इसके साथ कनेक्ट कर दी ताकि अब आपके पास जो है वो ये एक सर्किट जो है बन गया। अच्छा, डिस्चार्जिंग को समझने के लिए भी मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, हालांकि वो आपकी बुक में ऐड नहीं है, लेकिन फिर भी इस तमाम चीज़ को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बल्ब जो है वो आपके पास बना देता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अब आपके पास बैटरी तो अटैच नहीं है लेकिन आपका कैपेसिटर चार्ज है, और कैपेसिटर जो है वो भी चार्ज है, और वो डिस्चार्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, वो फ़ौरन जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता। जिस तरीके से चार्जिंग ग्रेजुअली होती है इस तरीके से डिस्चार्जिंग भी जो है वो आपके पास ग्रेजुअली जो है वो हो रही होती है। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर देखने में क्या चीज़ आ रही है, वो ये है कि एक बल्ब लगा हुआ है लेकिन बैटरी नहीं है। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल ये बल्ब ग्लो करेगा। उस चीज़ का आंसर ये है कि अब आपके कैपेसिटर जो है वो बैटरी की तरह एक्ट कर रहे हैं, जिसके एक साइड के ऊपर पॉजिटिव एंड है, दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव एंड है, यानी वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर नेगेटिव टर्मिनल। सो आपके पास जो है वो आपका बल्ब जो है वो लाइटेड अप होगा। कैसे लाइटेड अप होगा मैं आपको दिखाता हूँ जी। भले आप इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर लें या कन्वेंशनल, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो किया गया है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक जगह से निकल के, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के और आपके जो बल्ब है उसको रोशन कर देंगे। ठीक है जी, इसको उसने लाइटेड अप कर दिया, और ये चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक चार्ज ने दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये दोनों चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए और ये बाहर निकल गया। ये दूसरे चार्ज ने इसको न्यूट्रल कर दिया और ये जो है ये आपके पास बाहर निकल गया। इसी तरीके से हर चार्ज जाके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, उसको न्यूट्रल करेगा, और आपके कैपेसिटर से चार्ज जो थे
वो अब हटते जा रहे हैं। पहले चार्ज मौजूद थे, लेकिन अब चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर नेगेटिव से कंबाइन होकर उस चीज़ को उसने हटा दिया। तो जितने भी चार्जेस थे वो अब इस सर्किट से बाहर निकल चुके हैं, यानी अब आपके पास जो है कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और कैपेसिटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग। आपने इसको इस सर्किट से देख लिया जो कि एक फन में था। अब हम चल के इसकी जो है कर्व भी देखते हैं और इसकी डेरिवेशन भी देखते हैं। नाउ वी हैव टू सी द डिस्चार्जिंग कर्व। तो यहाँ डिस्चार्जिंग कर्व में आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है वो अब कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हुई है। जिस तरीके से चार्जिंग में आपके पास ऊपर की तरफ थी, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्चार्जिंग का सर्किट देखा, तो अब डिस्चार्जिंग का कर्व देखते हैं। तो डिस्चार्जिंग में भी आपके पास सिमिलरली वैसे ही है जैसा चार्ज हो रहा होता था। अब ये जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो चार्ज कम होना शुरू हो गया और टाइम बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ज़ीरो के ऊपर आएगा। यहाँ पर ज़ीरो में मैं इसलिए ज़ीरो की लाइन के ऊपर मैं इसको इसलिए नहीं दिखा रहा और बुक में भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज सम रेजिडुअल चार्ज इन द कैपेसिटर जो कि रहता है, लेकिन वो इतना एबल नहीं होता कि वो आपके किसी बल्ब को रोशन कर सके, या वो इतना एबल नहीं होता कि वो बैटरी की तरह एक्ट कर सके। तो कैपेसिटर जो है वो फुली डिस्चार्ज जो है वो कभी भी नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ साथ वो जो है उसको टाइम लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेजुअल का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से आपका चार्ज जो है वो नीचे की तरफ मूव करता जाएगा और ये लार्ज आरसी की वैल्यू है नीचे वाले कर्व के ऊपर स्मॉल आरसी की। लार्ज आरसी का यही मतलब है कि वो जल्दी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। स्मॉल आरसी जो है जितनी कम वैल्यू है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्चार्ज होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके पास जो है वो डिस्चार्जिंग का जो है वो कर्व आ गया। यहाँ पर आपको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टाइम कांस्टेंट के हिसाब से चार्जिंग की जो है वो वैल्यू बता दें। डिस्चार्जिंग की आपके पास यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप मेरे ख्याल से आपको आज की डायमेंशन ऑफ दिस लेक्चर जो है वो ईज़िली समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि आपने किस तरीके से इस लेक्चर को जो है वो लिखना है। मेरा यहाँ पर मकसद आपको ज़्यादातर लिखने से जो है वो नहीं है रिलेटेड। मेरा मकसद ये है कि आपको आपके कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट और उसका ग्राफ जो है वो ईज़िली समझ में आ जाए, ताकि कहीं पर भी लाइफ में अगर आपके पास ये टॉपिक आता है तो वो आपको मुश्किल में ना लेके आए। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप इसी तरीके से अपने चैनल को देखते रहिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा इस चैप्टर को जो है वो एंड कर देगा। सो लकीली हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो एंड हो चुका है। आपके पास वीडियो भी सेव में आ चुकी हैं, प्लीज़ इनको देखते रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।